तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26। विषय है गणित। इसके विकल्प, जो सही विकल्प है उसके साथ में जो सभी प्रश्न हैं 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर वाले, सभी को हल किया जाएगा। तो वीडियो लंबी होगी, तो आप सभी पूरी वीडियो देखिएगा। कहीं ना कहीं ये आपके वार्षिक परीक्षा में काम आएगा। तो हमारा पहला सही विकल्प का जो प्रश्न है कि प्रश्न एक, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इस पे नंबर 1 दिया है कि 12 और 15 का HCF होगा। 12 और 15 मतलब किससे कटेंगे, सबसे छोटा अंक कौन सा होगा, तो वो होगा 3। कॉमन जो रहेगा 3। इसके बाद दूसरा विकल्प है द्विघात बहुपद AX की घात 2 धन BX धन C का आलेख होता है। तो इसका आलेख कैसा होता है, परवलयकार। इसके बाद तीसरा दिया है AP 12 7 2 कॉमा ऋण 3 डॉट 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 रिक्त स्थान का सर्वांतर है। तो आप इसमें एक चीज़ देखते होंगे कि 5 का अंतर है, इसीलिए इसके आगे का जो सर्वांतर होगा वो कौन सा होगा, ऋण 5। इसके बाद हमारा चौथा सही विकल्प है कि बिंदु कोष्टक में 8,6 कोष्टक और कोष्टक के अंदर है 0,0 के बीच की दूरी होगी। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 10। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 10। इसके बाद नेक्स्ट है पांचवा कि रेखिक समीकरण युग्म A1x धन B1y धन C1 बराबर 0 तथा A2x धन B2y धन C2 बराबर 0 के अनंतः अनेक हल होने की शर्त है। तो इसकी शर्त क्या है कि ये सभी एक दूसरे कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। ये आपको वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा, इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा कि ये वाला विकल्प जो है आपको वार्षिक परीक्षा में भी हल करने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा है छठवा कि यदि द्विघात समीकरण AX की घात 2 धन BX धन C बराबर 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विविक्तर का मान होगा। तो कितना होगा, इसका मान 0 होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 0। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसके बाद में हमारा पहला प्रश्न क्या है, पहला क्या है कि एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह रिक्त स्थान बहुपद कहलाएगा। आप प्रश्न से ही समझ सकते कि जिसकी घात 3 होगा, जिस बहुपद की घात 3 होगी वह कौन सा बहुपद कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि अंडर रूट या फिर करनी 3 एक रिक्त स्थान संख्या है। तो ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तीसरा दिया है कि यदि AP का प्रथम पद A एवं सर्वांतर D हो तो nवा पद रिक्त स्थान होगा। तो ये इसका जो सूत्र है यही हमारा डायरेक्ट काम आ जाएगा कि A धन कोष्टक के अंदर n ऋण 1 कोष्टक के बाहर D हमारा क्या होता है, सर्वांतर होता है। इसके बाद चौथा है सभी वर्ग रिक्त स्थान होते हैं। तो सभी वर्ग जो हैं कैसे रहेंगे, समरूप रहेंगे, एक समान उनका रूप रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है पांचवा समीकरण x ऋण 3 कोष्टक, इसके बाद x धन 4 कोष्टक बराबर 0 के मूल रिक्त स्थान है। तो इनके मूल्य क्या आएंगे, इनका जो x का मान है वो कितना आएगा, 3 और ऋण 4। इसके बाद हमारे पास छठा है रिक्त स्थान कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से अधिकतम रिक्त स्थान स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बाह्य बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, अधिकतम 2 रेखाएं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रश्न 3 निम्नलिखित में से सत्य असत्य लिखिए। तो पहला है हमारे पास कि रेखिक बहुपद AX धन B का शून्यक माइनस B बटे A है। तो ये गलत है, ये नहीं होगा इसका। नेक्स्ट दिया है कि
ये क्या है, असत्य है। पहले का उत्तर क्या हो गया, असत्य। इसके बाद दूसरा है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक होता है। कैसा होता है, तो y निर्देशांक नहीं होता है, यह असत्य है। इसके बाद तीसरा दिया है यदि a b c समांतर श्रेणी में है तब b बराबर a धन c बटे 2 है, तो ये सत्य है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सत्य। इसके बाद हमारा चौथा है कि यदि मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश का होता है। तो ये असत्य है, क्योंकि जब ऊंचाई और छाया दोनों समान रहेगी तो कितने अंश का बनेगा, 45 अंश का बनेगा। इसके बाद हमारा पांचवा है कि यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो तो वे सर्वांगसम होंगे। सही बात है, तो ये सत्य हो गया। इसके बाद है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव समान होते हैं, तो सदैव समान नहीं होते हैं, ये असमान होते हैं, इसलिए ये असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि प्रश्न 4 सही जोड़ी मिलाइए, स्तंभ ए स्तंभ बी। इसके बाद ये हमारा पहला दिया है अंडर रूट करनी में 1 धन tan स्क्वायर थीटा, tan की घात 2 थीटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसके बराबर क्या आता है, सेक थीटा। आप ये कॉमन सी चीज़ें हैं जिसको आप फटाफट पहचान सकते हो कि 1/tan थीटा, इसका उल्टा ये दिया है हमारे पास, तो इसका क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। सिंपल है, ये हमारे पास ये पहले का आंसर सेक थीटा और tan थीटा का क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा का कॉट थीटा। इसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा का हमारे पास आंसर लिखा है ये कि भाई कॉस थीटा को अगर हम क्या करेंगे, इसका अगर वो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/sec थीटा। तो ये इसका ये आ जाएगा। इसके बाद साइन स्क्वायर 25 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 25 अंश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि ये दोनों समान हैं। आप सर्वसमीका पढ़ोगे उसमें इसका आंसर क्या आता है, 1। नेक्स्ट पांचवा दिया है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का। इसके बाद हमारा जो छठा है वो है कि समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 60 अंश है, तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा, तो कितने अंश का होगा इसमें समकोण त्रिभुज में, 30 अंश का। सिंपल सी बात है कि भाई अगर एक अपना 60 अंश का हो गया है तो दूसरा कितने अंश का होगा, 30 अंश का। क्या बोला है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कितने अंश का होता है, 90 अंश का, इसलिए 60 अंश है तो दूसरा कितने का हो जाएगा, 30 अंश का। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा कि प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला दिया है हमारा कि द्विघात समीकरण ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के लिए विविक्तर का सूत्र लिखिए। तो इसके लिए विविक्तर का सूत्र क्या हो जाएगा हमारे पास, मैं इसको, तो ये जो विविक्तर है इसके लिए हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये सूत्र आप ध्यान रखना। इसके बाद में नेक्स्ट दिया है कि किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो किसी भी रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए उसका सूत्र क्या रहेगा हमारे पास कि x1 प्लस x2 अपॉन 2, और इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा y1 प्लस y2 बटे में हमारा आ जाएगा 2। तो किसी भी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र क्या हो गया हमारे पास, ये आ गया। इसके बाद तीसरा दिया है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो ये अनंत हो सकती हैं। इसके बाद चौथा दिया है कि बिंदु P कोष्टक में है 2,3 की x अक्ष से दूरी है, कितनी दूरी है, 3 इकाई, इतनी दूरी है। इसके बाद हमारे पास पांचवा दिया है कि दृष्टि रेखा को परिभाषित कीजिए। दृष्टि रेखा को परिभाषित कीजिए मतलब कि जो हम जिस
आँख से देख रहे हैं उसको परिभाषित करना है। तो प्रेक्षक की आँख से वस्तु तक की रेखा, अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो उसी तक की रेखा रहेगी, वो दृष्टि रेखा का अर्थ यही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रेक्षक की आँख से वस्तु तक की रेखा। इसके बाद छठा दिया है कि वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखिए। तो वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा क्या हो जाएगी हमारे पास, कि वह बिंदु जहाँ स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो याद रखिएगा, आपको वार्षिक परीक्षा में काम आ सकती है। इसके बाद हमारा प्रश्न है कि प्रश्न 6 आ गया कि संख्याओं 12, 15 और 21 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है, 12, 15 और 21 का एलसीएम। तो सबसे पहले हम ये 12, 15, 21 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणन ज्ञात करेंगे। तो लिख लेंगे अभाज्य गुणन किस किस का निकालना हमको, 12 का कैसा निकलेगा, 2 6 बार, 2 3 बार, फिर 3 1, ये निकल गया 12 का। ठीक है, आपको दिखता होगा स्पष्ट। इसके बाद हम निकालेंगे 15 का, यहाँ पे 15 लिख लेंगे। 15 का किससे जाएगा, 3 से, कितने बार जा रहा, 3 पंजे 15। इसके बाद ये जाएगा 5 से, तो 1 बार। इसके बाद हमारे पास क्या है, 21, इसका जाएगा कितने से जाएगा, ये 3 से जाएगा 7 बार, फिर 7 से जाएगा 1 बार। तो ये आ गया। अब हम इसके अभाज्य गुणन लिख लेंगे। तो हम इन तीनों को एक साथ किस तरीके से लिख सकते हैं, आप देखिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे 12 का, 12 के क्या क्या आए हैं, 2 गुणित 2 गुणित 3। इसके बाद में हम लिख लेंगे 15 के, 15 में क्या क्या है, 3 गुणित 5। फिर है 21, 21 में क्या क्या है, 3 गुणित 7। हम इनको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये 2 बार है तो इसको हम घात में लिख सकते हैं, फिर इसके बाद 3 लगा सकते हैं। इसको हम डायरेक्टली, इसकी घात कितनी है, 1, इसके बाद 3 की घात कितनी, 1 गुणित 5 कितनी बार आया, 1 ही बार आया। इसके बाद यहाँ पर भी इसी तरीके से लिख लेंगे घात के रूप में, इसकी घात भी 1 है। इसके बाद हम, अगर हमको इसका HCF निकालना है, HCF निकालने का रहता तो HCF हमारा कॉमन कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, तो अगर हमको HCF निकालना होता तो हमारा HCF क्या हो जाता, 3 आ जाता, क्योंकि 3 कॉमन है। अब हमको इसका LCM निकालना है, तो LCM निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, LCM निकालने के लिए इन सबको हमको घात के रूप में जो लिखे वो लिखना पड़ेगा कि 2 की घात 2 है, 3 की घात 1 ही बार है, इसके बाद 5 भी 1 बार है, इसके बाद 7 भी 1 बार है। अब हम इसका गुणा करेंगे, तो आप कैलकुलेशन करोगे तो इसका गुणा आपको पता चल जाएगा। आप अगर कैलकुलेशन करोगे तो आप देखोगे कि 2 की घात 2 है, इसका मतलब 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 60 साते 6 साते 42, मतलब कि 420। तो इसका जो LCM था यही हमारा आंसर है। इसका LCM कितना आ गया, 420। अब हम इसका अथवा भी देख लेते हैं कि प्रश्न 6 का अथवा क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का कथन लिखिए। हमको इसका क्या लिखना है, कथन लिखना है। इस पे कोई हमको वो नहीं दिया है, थ्योरी नहीं दी है कि उसका हमको सवाल करना है, सिर्फ हमको कथन लिखना है। और वो कैसे लिखेंगे देखिएगा, ये इसका आधारभूत कथन है प्रमेय का, कि सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसके बाद में देखिए, मैं इसको डायरेक्ट लिखवाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने इसको लिख रखा है। इसका फिर हम देखेंगे प्रमेय क्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में विशिष्ट रूप से व्यक्त गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के क्रम के बिना अद्वितीय होता है। कैसा होता है, अद्वितीय होता है। आप आधारभूत प्रमेय का कथन में ये लिख सकते हैं,
इसका आगे का नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा प्रश्न 7 कि अनुपातों A1/A2, B1/B2, अपॉन का मतलब होता है बटे, और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। हमको इसमें सिर्फ एक ही चीज़ बतानी है कि ये संगत है या असंगत है। तो हमारे पास दो समीकरण दिए हैं, 2x ऋण 3y बराबर 8, फिर दिया है 4x ऋण 6y बराबर 9। तो इसको किस तरीके से हल करना है ये अभी हम देखते हैं कॉपी पेज में। सबसे पहले हमें इनको रैखिक समीकरण के रूप में लिखना पड़ेगा, और उनको लिखने के लिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहला समीकरण कैसे बनेगा, 2x ऋण 3y यहाँ पर बराबर 8 है। इसके आगे हम क्या करेंगे, ये इसको इधर पक्षांतर कर देंगे और ये हो जाएगा 8 बराबर 0, और ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1। देखिए अगर मैं पूरा पूरा लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा समय भी लगेगा और इससे कोई मतलब नहीं है। यही समीकरण लिखकर इसके बाद में इसका 8 का पक्षांतर करके ये 0 लगाना पड़ता है। ये अब हमारा बन गया एक रैखिक समीकरण। अब हम दूसरा रैखिक समीकरण बनाएंगे। दूसरा रैखिक समीकरण क्या है, 4x ऋण 6y, ये धन में है, इधर पक्षांतर होकर ऋण में आ जाएगा, ऋण 9 बराबर 0। ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। देखिए अब हम इनके मान निकालेंगे। हमको किनके रूप में व्यक्त करना है ये सभी मानों को, इनके रूप में A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो हम इनके मान लिख लेंगे कि भैया A1 का मान कितना है, B1 का मान कितना है। वैसे तो आप 1 वाली जो लाइन है वो ये वाली है, तो आप समझ सकते हैं कि A1 का मान कितना हो जाएगा, A1 बराबर 2, A2 बराबर ये वाली लाइन का 4, फिर इसके बाद B1 बराबर ये 3, इसके बाद C1 बराबर कितना आ जाएगा इसका मान 8, इसके बाद B2 बराबर ऋण 6, ये यहाँ पर सॉरी ऋण है, इसके बाद में ऋण 6 हो गया, इसके बाद में C2 बराबर ऋण 9। अब हमको किसके रूप में व्यक्त करना करके बोल रहा था मैं, इसके रूप में। अब हम मान रखेंगे कि A1/A2, तो हमारे पास A1 का मान कितना है, 2 है, बटे इसके बाद 4 है। इन दोनों को हम क्रॉस करेंगे, काटेंगे, तो ये जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1/2। हमारे पास A1/A2 का मान कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 1/2। इसके बाद में हम यहीं पर दूसरा मान भी रख लेंगे कि B1/B2 बराबर, मान रखने पर ये लिखा हुआ है ऋण 3/6। ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा और ये 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो देखिए मैं यहाँ पर क्रॉस नहीं कर रहा, ये ऋण से ऋण क्रॉस हो गया, ये 3 से ये 6 क्रॉस हो गया, कितने बार गया, 1/2। तो ये दोनों बराबर है। इसके बाद हम लिखेंगे, हमारे पास लास्ट क्या बची सिचुएशन, C1/C2। तो C1/C2 इक्वल टू, हमारे पास मान लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पर मान में ऋण नहीं लगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 8/9। इसके आगे की स्टेप पे क्या हो जाएगा, ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये कट नहीं रहा है, तो हमारे पास क्या बचा, C1/C2 9/8। अब आप देख सकते हो कि ये कैसे है, संगत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास A1/A2, B1/B2 तो संगत है, लेकिन हमारे पास संगत क्या नहीं है, C1/C2। इसलिए हम लास्ट में लिखेंगे, चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, किंतु क्या बराबर नहीं है हमारे पास, C1/C2 किनके बराबर नहीं है, इनके बराबर नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए रैखिक
समीकरण का युग्म कैसा है? असंगत है। और हमको यही बताना था। प्रश्न में हमसे पहले ही बोला था कि संगत है या असंगत है। ये आप देखिए, संगत है या असंगत है। तो आप इस तरीके से इसका आंसर हल कर सकते हैं और ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका अथवा। प्रश्न 7 का अथवा है कि भैया दो संख्याओं का योग कितना है? 16 तथा अंतर 10 हो तो संख्याएं लिखिए। हमको क्या दे रखा है? योग दे रखा है और अंतर भी दे रखा है। किनका? दो संख्याओं का। तो आइए अब हम हल करते हैं। तो हमारे पास ये सवाल है कि दो संख्याओं का योग कितना है? 16 और अंतर 10 है। तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं? आइए बेहतरीन तरीके से हम हल करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे? मानेंगे। माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? y। दूसरी संख्या बराबर क्या हो गया हमारा? y। इसके बाद हम जाएंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में क्या बोला है कि दो संख्याओं का योग, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, मतलब कि x प्लस y बराबर कितना दिया है? 16। इसके बाद में दूसरा क्या दिया है कि दो संख्याओं का अंतर मतलब घटाना, तो x ऋण y बराबर 10। और ये हमारे हो जाएंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो हम इसको यहीं पर हल कर लेते हैं विलोपन विधि से। किससे हल कर लेंगे? विलोपन विधि से। हमको सवाल में अलग से ऐसा कुछ नहीं कहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि भैया समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर। तो घटाएंगे तो हम यहाँ पर ये लग जाएगा, इसके बाद यहाँ पर घटाने का चिन्ह लगेगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? क्रॉस हो जाएंगे, ये दोनों कट गए। इसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे कि क्या हुआ है, ये यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस का चिन्ह लगा, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? y। यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये घटकर 6। तो सॉरी, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2y। ये यहाँ पर हमारा कितना बचेगा? 16 में से 10 जाएगा तो 6, बड़ी संख्या का चिन्ह ये आ जाएगा। इसके बाद में हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? y बराबर 6/2, हमने ये पक्षांतर किए। इसके बाद में ये कितना आ गया? 3। तो y के बराबर कितना आ गया? y का मान कितना निकल आया हमारे पास? y बराबर 3 निकल आया। अब हम इस 3 को समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो हम ये जो y का मान है इसको कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में लिखेंगे हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा ये दिया हुआ है, आपको दिख रहा है। इसको हम रखेंगे y में x धन, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 बराबर 16। अब हम इसको हल करेंगे। x बराबर, ये धन में है, इसको पक्षांतर करेंगे इधर, तो कितना हो जाएगा? 16 ऋण 3। तो हमारे पास x बराबर कितना बचेगा यहाँ पे? 13। तो अब हम कह सकते हैं कि वो दोनों संख्याएं कौन सी क्या क्या है? पहली संख्या हमारे पास 13 और दूसरी संख्या हमारे पास क्या आ गई? 3। यही इसका आंसर है। अब हम लिख सकते हैं कि वो सवाल कहाँ गया हमारा? दो संख्याएं कौन सी है?
तो हमारे पास दो संख्याएं आ गई हैं, दो संख्याएं x बराबर 13 एवं y बराबर 3 है। यही इसका आंसर है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। कितने नंबर के लिए? 2 नंबर के लिए। और ये बहुत ही अच्छा सवाल है। आप देखेंगे कि इसका आंसर इसी में है, लेकिन हमको कुछ स्टेप फॉलो करनी पड़ती है। तो प्रश्न है, जांच कीजिए क्या 0, -4, -8, -12, डॉट 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 एपी में है। एपी में है मतलब सर्वांतर में है। सबसे पहले हम सवाल नंबर 8 में इसका हमको दिया है ये। सबसे पहले हम जांच करेंगे सर्वांतर। सर्वांतर की जांच कैसे करेंगे हम? सर्वांतर जांचने का सूत्र क्या है कि भैया हम पहले a2 माइनस a1, हमारे पास जितनी भी संख्याएं दी है उसमें से दूसरी संख्या का पहली संख्या में घटाना हमें। आप देख सकते हैं यहाँ पर a का मान क्या हो जाएगा 0, और b का a2 का मान कितना हो जाएगा, a1 का मान 0, a2 का मान हमारे पास हो जाएगा 4, a3 का मान हो जाएगा 8, a4 का मान हो जाएगा 12। तो सब में यही सूत्र लगेगा। इसके बाद हम मान रखेंगे a2 का मान हमारा है ये कहता है 4, तो हम ऋण 4 ऋण 0। तो अब ये बताइए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4, चिन्ह काय का लग जाएगा माइनस का। इसके बाद में यहाँ पर हमको इसी तरीके से अगला चेक करना है a3 माइनस a2 इक्वल टू a3 कितना दिया है 8, ऋण 8 माइनस ऋण 4। ये ऋण ऋण मिलकर क्या हो जाएगा धन हो जाएगा। इसके बाद में धन होने के बाद में ये धन का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पर ऋण ऋण का गुणा होगा तो धन हो जाएगा, और धन 4 घटेगा इससे तो कितना बचेगा ऋण 4। ठीक है। इसके बाद में हम चेक करेंगे a4 माइनस a3, मतलब हमको अगले पद से पिछला पद घटाना है। कौन सा पद घटाना? पिछला पद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 माइनस कोष्टक में आ जाएगा हमारा ऋण 8। अब फिर से कि ये ऋण ऋण क्या हो जाएगा धन, तो धन 8। अब यहाँ पर कितना घटेगा 12 से कितना घटेगा 8, तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा ऋण 4। तो हमारा जो सर्वांतर है वो कितना आ गया हमारे पास, तो सर्वांतर कितना आ गया हमारे पास, हमको सर्वांतर के रूप में क्या मिल गया, सर्वांतर हमारा आ गया। सर्वांतर को हम लिखते d इक्वल टू ऋण 4। यही इसका आंसर है। अब हम इसमें लिख सकते हैं कि भैया चूंकि सर्वांतर क्या है, समान है, मतलब कॉमन फैक्टर है, समान है, और वो क्या है d इक्वल टू ऋण 4। इसलिए दी गई सूची क्या है एपी में है, मतलब सर्वांतर में है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जितने भी सवाल हो रहे हैं ये सभी आपको समझ में आते होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से देखिएगा जो भी मैंने कहा है, क्योंकि मैं पेपर में हल नहीं कर सकता कि सवाल के बाद वहीं पे जवाब दे दूँ, इसलिए मैं पेपर का यूज़ कर रहा हूँ। तो आराम से देखिएगा, एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा देखिएगा, पूरे क्वेश्चन हल किए जाएंगे एक ही वीडियो में, वन शॉट वीडियो, पूरे पेपर हल। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न 9। प्रश्न 9 में बताया गया है कि दी गई आकृति, ये हमको आकृति दी गई है, इस पे दी गई आकृति में डी समानुपातिक है BC के है, EC ज्ञात करना है। EC ज्ञात करना मतलब हमको ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला भाग जो है ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ये वाला पॉइंट ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ तक का। अब आप देखेंगे कि
थेलस प्रमेय में क्या बताया गया है कि मूल समानुपातिकता प्रमेय का उपयोग करने पर दी गई आकृति में हमको दिया है कि डी समानुपातिक है बी सी के है। और थेलस प्रमेय के अनुसार यदि एक त्रिभुज, ये हमारा पूरा एक त्रिभुज है, ये हमारा पूरा एक त्रिभुज है, ठीक है, ये हमारा एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, मतलब कि ये हमारे पास ये एक समांतर भुजा रेखा खींची गई, ठीक है, ये खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अन्य दो भुजाओं से मतलब है कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी कैसी रहेंगी, एक समान रहेगी, और ये वाली दूरी और ये वाली दूरी ये दोनों दो गुनी हो जाएगी। ये वाली इससे कितनी हो जाएगी, दो गुनी। आप यहाँ पर देख सकते हो सीधा सीधा दिया है कि 1.5 सेंटीमीटर और ये वाली दूरी 3 सेंटीमीटर। तो हमको ज्ञात करना है EC, ये वाला भाग। तो हम इसको किस तरीके से हल करेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB, AD ये है अपॉन DB। इसके बाद इसके बराबर क्या हो जाएगा हमारा AE बटे ये हमारा क्या हो जाएगा AD बटे EC। और आप देख सकते हो कि हमको ज्ञात भी क्या करना है, EC। क्या ज्ञात करना है, EC हमको ज्ञात करना है। अब हम डायरेक्ट इस पे मान रख सकते हैं, यहाँ पे AD, यहाँ पे हालांकि तुम जब सवाल करो तो आप इस तरीके से लिखना कि AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर, फिर इसके बाद DB बराबर 3 सेंटीमीटर, फिर इसके बाद में अगली दी है AE बराबर 1 सेंटीमीटर, इसके बाद EC बराबर हमको ज्ञात करना है। ये चारों के चारों मान यहाँ पर रख देंगे तो AD बराबर 1.5, इसका मान हो जाएगा 3, बराबर है किसके 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा EC। क्या आपको एक चीज़ कॉमन लग रही है, वो क्या है, अगर आप इसको देखोगे तो 1.5 दूना कितना होता है 3, ये जाएगा एक बार और ये जाएगा 2 बार। तो हमारा ये जो 2 है नीचे 1/2 बटे 1 बटे EC। अगर आप इसको पक्षांतर करोगे तो कैसा हो जाएगा, ये इसकी जगह में और ये इसकी जगह में चले जाएगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा हमारा EC बराबर, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। आपने देखा कि ये यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर था, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो इसका डबल कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, और हमारे पास ये क्या आ गया 2 सेंटीमीटर, तो इसका मान कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर है। इसको आप अगर देखें और बड़े रूप में आपको समझना है तो मैं आपको इसका हल किया हुआ प्रारूप है, आप देख सकते हैं। वैसे तो मैंने ये आपको बतलाया उस हिसाब से एकदम सही है, शॉर्टकट एकदम छोटा, लेकिन आप इससे भी समझ सकते हैं कि सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको थेलस प्रमेय में मूल समानुपातिक का उपयोग करके इस तरीके से करना है। इसके बाद में हमको क्या लिखना है, ये लिखना है, फिर इसके बाद मान रखना और EC ज्ञात करना है। किस तरीके से हमने ये किए हल, और इसके बाद हमारा ये आ गया आंसर सेकंड। आपको सबसे अच्छा पड़ेगा यही वाला। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका अथवा 9 का अथवा है कि थेलस प्रमेय आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का कथन लिखिए। अब देखिए आप थ्योरी लिख सकते हो डायरेक्ट किस तरीके से, ये वाली, ये आप कहीं से भी लिख सकते हो। तो ये हम लिख सकते हैं कि यदि एक त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है, मतलब कि किसी एक त्रिभुज की एक समांतर रेखा खींची जाती है जो अन्य दो भुजाओं को क्रमशः
दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वह रेखा उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये हमारा हो गया प्रमेय के बारे में कि भाई वो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। इसका अगला प्रश्न हम देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखता होगा कि बिंदुओं P कोष्टक में 4,6 फिर है और Q कोष्टक के अंदर है 6,8 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम इसको हल करेंगे। हमारा प्रश्न दिख रहा है कि बिंदु P और Q के मान ये है कि बीच की दूरी ज्ञात करना है हमको। मान लो कि बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या मान लेते हैं, P को हम क्या मान लेते हैं, P को हम मान लेते हैं x1, x2, ठीक है। और Q को मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, y1, y2। अब y1 का मान कितना हो जाएगा, तो x1 का मान हमारे पास आ जाएगा 4, x2 का मान हो जाएगा हमारे पास, x2 का मान क्या हो जाएगा, सॉरी फिर से की, p को हम मान लेते हैं x1, y1 और इसके बाद q को हम मान लेते हैं x2, y2। तो हमारे पास x का मान कितना आ जाएगा, x1 का मान ये आ गया और x2 का मान कितना आ जाएगा 6। इसके बाद y1 का मान हमारे पास आ जाएगा 6 और y2 का मान हो जाएगा हमारे पास 8। अब आपने देखे होंगे कि बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र जो है हमारा, बीच की दूरी सूत्र d, हम बीच की दूरी को क्या मानते हैं, डिस्टेंस मतलब दूरी d। तो इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब उसके पूरे पे घात 2। अब हम इस पे मान रखेंगे d बराबर, d के बराबर में क्या रखा जाएगा, x2 का मान हमारे पास क्या है 6 ऋण 1 का मान 4 का होल ब्रैकेट प्लस इसके बाद y2 का मान 8 माइनस 6 का स्क्वायर। अब आप इसको हल करोगे तो आपको एक चीज़ पता है कि इसका हल हम किस तरीके से कर सकते हैं। मान लो कि इसको डायरेक्ट हम घटा दें तो 2 का होल स्क्वायर प्लस इसको भी घटाएंगे तो 2 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 4, 2 का गुणा 2 में होगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। इसके बाद में ये हमारे पास में d इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। अब इस 8 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एक तरीका और है इसको लिखने का। तो इसको हम सरल तरीके से कैसे लिख सकते हैं, सरल रूप में कैसे लिख सकते हैं, d इक्वल टू अंडर रूट की जगह में हम लिख सकते हैं कि भाई 4 गुणित 2। तो ये बताइए ये 4 गुणित 2 भी तो 8 ही हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो 2 है 4 क्या हो जाएगा, निकल जाएगा यहाँ से, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है और स्क्वायर से क्या होता है, करनी हट जाता है। तो यहाँ पर d बराबर 2 अंडर रूट करनी 2, ये इसका आंसर है। तो अब हम लिख सकते हैं कि बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदुओं
के बीच की दूरी 2√2 इकाई है। इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसका नेक्स्ट सवाल दिया है अथवा वाला कि प्रश्न 10 का अथवा बिंदुओं ए कोष्टक के अंदर -2, 8 और बी कोष्टक के अंदर -6, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो हमको इनके मध्य का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। अब हम इसमें ले सकते हैं, किस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। पिछले सवाल की तरह हम इसमें फिर से मानेंगे कि भैया हमारा जो ए है वो किसके समान हो जाएगा। माना हम ए को क्या मान सकते हैं, x1 y1, ठीक है, कॉमा। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ए के रूप में a-2, 8। इसका मान भी यही है। कैसे कि x1 बराबर -2, इसके बाद y1 बराबर 8, ठीक है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्या है, बी को हम क्या मान सकते हैं, x2, y2। तो ये क्या हो जाएगा, बी हमारे पास दिया हुआ क्या है, -6, -4। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब x2 = -6, यहाँ पर y2 बराबर -4। ये हो गया। अब हम इसका सूत्र देखेंगे। सूत्र को भी हमको ही बनाना है। इसका सूत्र कैसे बनाना है, हम मान लेते हैं कि m x y है और इसके बराबर क्या दिया हुआ है, x1 + x2 बटे 2। इसके बाद दिया है y1 + y2 बटे 2। अब हम मानों को क्या करेंगे, इस पे रखेंगे। हम इस पे मान रखेंगे डायरेक्ट, हमारे पास सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर हम x1 कितना दिया हुआ हमारे पास, -2, धन x2 हमारे पास कितना दिया, -6। इसको हम कोष्टक में लिखेंगे। कोष्टक में क्यों लिखना चाहिए, बटे 2। इसके बाद में y1 का मान कितना दिया है, 8, प्लस कितना दिया है, y2 का मान -4 बटे 2। अब देखिए, आप देखेंगे कि ये 2 है, -2, ये यहाँ पे धन ऋण 2, तो ये ऋण का ही चिन्ह रहेगा, -2 6 बटे 2। यहाँ पर आ जाएगा 8 ये कितना आ जाएगा, धन ऋण ही होता है 4। इसके बाद ये 2। अब आप देखोगे कि इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है, ऋण क्या हो जाएगा, ऋण का चिन्ह। इसके बाद ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो 8 बटे 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, घटकर बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 बटे 2। अब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास संख्या क्या आ जाएगी, इसका जाएगा 1 और ये कितनी बार जाएगा, 4, और ये जाएगा 1 और ये यहाँ से कटेगा तो 2। तो हमारे पास दो संख्या क्या बची, 4, 2। तो हमारे पास m कोष्टक में x और y का मान कितना आ गया, 4 और 2। तो हम इसको क्या लिख लेंगे कि रेखाखंड का मध्य बिंदु, सॉरी ये यहाँ पे -4 है, ये ऋण का चिन्ह, तो हम क्या लिखेंगे इसको, रेखाखंड का
मध्य बिंदु हमारे पास क्या गया, -4, 2 है। तो इसका आंसर ये हो गया। इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपका आंसर परफेक्ट रहेगा, करेक्ट रहेगा। आप इसको एक बार नोट डाउन करने के लिए आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमने मान निकाले इसका पूरा। ये इसका अथवा वाला सवाल है, इसके बाद हमने इस तरीके से इसका मान निकाले, फिर ये हम लोगों ने ये इसका सूत्र बनाए, फिर उस पर मान रख कर ये ऐसे हल निकाले। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नई एनर्जी के साथ। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मैं इसको यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। बाकी मेरे पास सभी सवाल हल हैं और मैं सभी को हल करना चाहता हूँ। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।